नमस्कार दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में पास्ट टेंस पूरा पढ़ लिया था और उससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस भी पूरा पढ़ लिया था। तो आज हम टेंस का चैप्टर बिल्कुल क्लोज कर देंगे। आपको समझ में भी आ रहा होगा। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आपने सबने बचपन में पढ़ा होगा। फ्यूचर किसे कहते हैं? जो फ्यूचर के बारे में बताए, यानी जो भविष्य के बारे में बताए उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसके भी 4 टाइप होते हैं। तो इसके पहले टाइप से हम शुरुआत करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले है सिंपल फ्यूचर, यानी जो हमने पहले पढ़ा सिंपल इंडेफिनेट, सिंपल पास्ट। अब आएगा सिंपल फ्यूचर। जो कार्य भविष्य में होगा वह सिंपल फ्यूचर, यानी कोई भी काम जो भविष्य में होगा उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। जैसे हम इंग्लिश ग्रामर की अगली नई वीडियो पढ़ेंगे। अब उसके बाद प्रिया मैम की क्लास आएगी, इसके बाद मोनू सर की क्लास आएगी। मतलब ये फ्यूचर में होगा काम, तो ये सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके फॉर्मूले देख लीजिए। पॉजिटिव, ये प्लस भी आपको पता है पॉजिटिव होता है। सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें शैल विल लग रहा है। ठीक है, नेगेटिव बनाना हो तो शैल विल के बाद नोट लगा देंगे। और देखिए इसकी, या अगर आप शैल विल के बाद नोट नहीं लगाओ तो शैल नोट या वोंट कर सकते हो आप, शेंट या वोंट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में शेंट या वोंट कह सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन बनाना हो तो शैल और विल को आगे ले जाएंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। और इसका इंटरनेगेटिव शेंट वोंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। और ये देखिए शैल विल का प्रयोग मॉडल में विस्तार से दिया गया है। अब हमने मॉडल्स पढ़े थे, उसमें हमने शैल विल भी पढ़े थे, तो बस शैल विल का यूज़ वहीं पे करना है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, आपको पता होगा। और बाकी जो बच गए, बाकी प्रोनाउन जो बच गए उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ शैल और बाकी जो बच गए उनके साथ विल। इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं था। ये टेंस तो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं? देखिए ये रहा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यानी जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा उसे हम कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, समझ में आ गया। जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे ये अभी नहीं, बाद में, थोड़ी देर बाद में प्रिया मैम की क्लास चल रही होगी। अब ये काम फ्यूचर में हो रहा होगा ना, और मोनू सर की क्लास चल रही होगी, यानी जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा वो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए। पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी। इसमें सिंपल कॉन्टिन्यूस यानी प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते थे, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आएगा पर उससे पहले हम बी का भी यूज करेंगे। ठीक है, हम की शैल विल के बाद बी का यूज करेंगे। और इसकी नेगेटिव बनानी हो तो हम शैल विल के बाद नोट लगा देंगे और उसके बाद बी लगेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, सब्जेक्ट प्लस शेंट या वोंट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाए इसके। आप शैल विल को आगे ले जाइए, फिर इसका क्वेश्चन बन जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ रहे हैं समझ में? या अगर इंटरनेगेटिव बनाना हो तो वोंट शेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ब्स का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं कर सकते, यानी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था और टेंस में पहले बताया था। कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते। कुछ वर्ब देखते हैं, ये रही कुछ वर्ब ऑफ परसेप्शंस, यानी जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। जैसे सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज़, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये सभी। वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, सोचने वाली, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज। ठीक है, वर्ब ऑफ शोइंग पोजेशन, यानी जो अधिकार दिखा रही हैं, जैसे ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट।
वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, यानी जो दिमाग की दशा, जो माइंड की दशा है उनके बारे में बताए, जैसे बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, अडोर्न, वांट, विश, डिज़ायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन। वर्ब्स इन जर्नल, अब सामान्य में जो वर्ब्स हैं, लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, रिफ्यूज़, ये कुछ ऐसी वर्ब थी जिनके बाद हम आईएनजी नहीं लगा सकते। ठीक है, आ गया समझ में? ये मैंने आपको पहले बता दिया था तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, और आपको थोड़ा बता देता हूँ फिर भी। ही इज़ ओविंग के ए कार, ये गलत है। ही ओन्स ए कार, ये सही है। दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी, ये गलत है, क्योंकि ये मैंने आपको वर्ब बताई थी, इनके साथ आईएनजी नहीं लगेगा, लेकिन इसमें ओन के साथ आईएनजी लगा दिया, ये गलत हो गया। इस बिलोंग के साथ आईएनजी लगा दिया, ये गलत है। मीनिंग एनीथिंग रोंग, आई एम नोट, अब आई एम नोट नहीं आएगा, आई डोंट आएगा। आई एम सीइंग, अब ये सीइंग गलत है, आई सी आएगा। ठीक है। अगर हैव का अर्थ अधिकार होना, यानी जब हैव का अर्थ अधिकार के लिए दर्शाया जाए तब वहाँ पे आईएनजी का यूज होगा, लेकिन हैव का अर्थ खाना या एंजॉय करना हो तब हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। यानी जब अधिकार की बात की जाए तब आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हम। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, अब ऐसे नहीं कह सकते आई एम हैविंग ए कार, ये गलत हो जाएगा। अधिकार के लिए हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर खाना या एंजॉय करना की बात हो तो अब हम वहाँ पर आईएनजी लगाएंगे। जैसे आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, आई एम हैविंग ए कार गलत है, आई हैव ए कार। आगे समझ में? अब आपको पता है एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, लेकिन इस इंग्लिश में भी एक्सेप्शन है। ये देखिए, हम थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन थी, इनके साथ हम नहीं, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन भी थी, ये वर्ब ऑफ थिंकिंग भी थी, इनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए इनका यूज हो तो इनका प्रयोग हम आईएनजी के साथ करेंगे। ठीक है। आई एम थिंकिंग यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट, अब आई एम थिंकिंग ये गलत है, आई थिंक यू आर राइट ये आएगा। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, अब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तो ये इनमें क्या कि भावनाओं को दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पर आईएनजी का यूज होगा। इट वॉज अपीयरिंग एज इफ दे आर गोइंग टू किल अस, यह प्रतीत हो रहा है कि वे हमें मारने जा रहे हैं, तो ये गलत है। अपीयर के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं होगा। लेकिन भावना की बात हो, जैसे इट अपीयर्ड एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, इसमें भावनाओं की बात तो नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। फोर्थ है यू आर लुकिंग गुड, अब लुक के साथ आईएनजी लग रहा है, इसमें भावनाओं को बता रहा है कि वो अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये रूल समझ में आ गया। सेकंड देखिए, जिरंड एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं। यानी जिरंड तो मैंने आपको बता दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इनको हम जिरंड कहते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हर वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे बीइंग इल, आई कुड नॉट कम, गेटिंग ए जॉब इज इजी नाउअडेज, सीइंग इज बिलीविंग, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ये जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है। आगे समझ में विस्तृत ये कुछ नहीं है। वर्ब एडवांस, ये चैप्टर है, बाद में पढ़ाएंगे। सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग हो तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। यानी प्रीपोजिशन यानी जैसे टू, ऑफ, एट, मैंने आपको पढ़ाया था, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल पे देखिए। इसमें रूल बताया गया है कि प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म में होती है वर्ब। जैसे बैट्स आर कैपेबल ऑफ हियरिंग दी अल्ट्रासोनिक वेव्स, अब ऑफ तो क्या है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद वर्ब जो होगी वो जिरंड में होगी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, तो ये हियरिंग आ गया। आगे समझ में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्लियर हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। यह है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट देखिए, अब जो कार्य भविष्य में ख़त्म हो चुका होगा वह फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो कार्य भविष्य में ख़त्म हो चुका होगा वह फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आएगा, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, आप अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके होगे अगली साल इस समय, यानी ये अगली साल की बात कर रहा है और वो काम ख़त्म हो चुका होगा, तो ये क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट है।
जैसे बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हर एग्ज़ाम में आता है, स्पेशल एसएससी या और एसएससी के एग्ज़ाम में ये बाय द टाइम लिखा मिलेगा आपको। इसके बाद ये दो टेंस होते हैं, बाय द टाइम के बाद सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट, इसमें दो रूल अप्लाई हो रहे हैं, दो टेंस के रूल। आपको बाय द टाइम मिल जाए और उसके बाद आपको मिले सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसके बाद आपको फ्यूचर परफेक्ट भरना है, ठीक है, समझ में आ गया। बाय द टाइम के बाद सिंपल प्रेजेंट है तो फ्यूचर परफेक्ट यूज़ होगा। ये आपको ये पिक्चर माइंड में डाल लेनी है कि बाय द टाइम के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसके बाद जो आएगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। बाय द टाइम में सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट। अब इसके फॉर्मूले देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है, बस विल शैल की इसमें विल शैल और ऐड हुआ है, ठीक है। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव आपको बनाना आता है, विल शैल के बाद नोट लगा दीजिए, या आप वोंट या शेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन के लिए हम विल शैल को आगे ले जाएंगे, विल शैल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, और इंटर नेगेटिव वोंट या शेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब अंतर देखिए, बाय द टाइम अगर सिंपल दैट आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आज आपने क्लियर कर लिया ना, ध्यान से देख लिए इस वीडियो को तो समझ लेना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्ज़ाम में, पक्का है क्वेश्चन, लगभग आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे उसमें भी आया था, तो ये रूल तो डेफिनेटली है, इसके चांस है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या कह रहा है, अगर बाय द टाइम के बाद सिंपल प्रेजेंट है तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा, और बाय द टाइम के बाद सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट आएगा। याद रखना, अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट का ही आएगा, लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट है ना तो फ्यूचर परफेक्ट का आएगा टेंस, ठीक है। बाय द टाइम के बाद सिंपल प्रेजेंट तो फ्यूचर परफेक्ट, याद रखना प्रेजेंट सिंपल के बाद परफेक्ट आएगा, ठीक है। इसमें भी सिंपल है तो इसके बाद परफेक्ट, वो इस पर डिपेंड करता है ये प्रेजेंट में है या पास्ट में, अगर प्रेजेंट में है तो फ्यूचर का आ जाएगा, पास्ट में है तो पास्ट का आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। इजी था ये, ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, आगे बढ़ते हैं। ये है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये नीचे देखिए, ऊपर वाला तो पास्ट परफेक्ट है, ये नीचे देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा, यानी जो कार्य भविष्य में जारी रहेगा वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। अब आपने कई फिल्मों में सुना होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा किसी का भी नाम रहेगा, ऐसे ही यानी वो काम जारी रहेगा फ्यूचर में, तो जो काम फ्यूचर में जारी रहेगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। जैसे आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी मैं 5 साल तक दिल्ली में रहूँगा। अब फ्यूचर में ये काम जारी रहेगा, वो 5 साल तक रहेगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, वह 2 बजे से खेल रहा होगा। अब वह 2 बजे से खेल रहा होगा, अब ये नहीं पता वो ख़त्म हुआ है या नहीं, बस वो खेल रहा है, वो काम चल रहा है और वो काम चल रहा होगा 2 बजे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। अब इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन है इसकी, पॉजिटिव है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम, इसमें सिंस नहीं आएगा, फॉर या फ्रॉम आएगा, प्लस टाइम, ठीक है। नेगेटिव बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल के साथ नोट लग जाएगा, फिर हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम प्लस टाइम, ठीक है। इसका क्वेश्चन बनाना हो तो विल शैल को आगे ले जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कभी ना भूलें। फिर अगर इंटर नेगेटिव बनाना हो तो वोंट या शेंट कर देंगे विल और शैल की जगह, ठीक है। नोट पढ़ लीजिए आप। नोट 1, जिन वर्ब का प्रयोग सामान्यतः आईएनजी में नहीं होता उनका प्रयोग कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों के तरह के टेंस में नहीं हो सकता, यानी जो मैंने आपको वर्ब बताई थी, अगर वो आपको
कंटिन्यूस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में दिख जाए तो वहाँ पर आपको एरर कर देना है, क्योंकि जब कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं हो रही वो वर्ब तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे यूज़ होगी। इसमें दे रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन उन वर्ब के साथ तो आईएनजी नहीं लगता, इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो वर्ब नहीं लगेगी। आई एम नोइंग यू ये गलत है, आई नो यू ये सही है। आगे समझ में, अगर याद रखना, अगर उसमें हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या कॉन्टिन्यूस में हो तो उन्हें हम इंडेफिनेट टेंस में कर देंगे। अगर पास्ट में हो तो पास्ट इंडेफिनेट कर देंगे, प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर ऐसे वर्ब्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो उन्हें परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। यानी अगर कॉन्टिन्यूस में हो तब हम इंडेफिनेट करेंगे, लेकिन अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो तब उन्हें परफेक्ट करेंगे। जैसे आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 ईयर, अब ये गलत है, ये हैव बीन नोइंग ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसको हम परफेक्ट में चेंज कर देंगे। आई हैव नोन हिम वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, ठीक है। थर्ड, फॉर या सिंस का प्रयोग परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों प्रकार के टेंस में होता है। यानी जो फॉर या सिंस आप देख रहे हैं इनका प्रयोग हम परफेक्ट में भी कर सकते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कर सकते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, अभी फॉर का यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हुआ, लेकिन इसका हम परफेक्ट में भी कर सकते हैं। जैसे आई हैड नोन हिम फॉर 2 ईयर्स, अब ये परफेक्ट में है, कौन सा परफेक्ट है कमेंट में इसका आंसर लिखिए। आपके पास 10 सेकंड है, ये कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, इजी क्वेश्चन है। तो ये कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट। इसमें आई के साथ हैड लग रहा है, तो हमने देखा था कि पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है। फोर्थ है, अगर वाक्य में सिंस प्लस टाइम का प्रयोग होता है तो वाक्य सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होने चाहिए। यानी अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी सिंस या फॉर लिखा मिल जाए तो जो सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे, वो सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मिलेंगे। आगे समझ में देखिए, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, ये सही है क्योंकि ये क्या है, ये परफेक्ट में है। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूस में सिंस फॉर मिल जाए तो आपको एरर कर देना है। सिंस और फॉर का यूज केवल और केवल परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। आ गया समझ में, आपने फ्यूचर टेंस भी क्लियर कर लिया है। तो कल हम मेगा क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपको टेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, 57 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कल की क्लास में। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कल के 57 के आंसर आपको देने हैं। थैंक्स। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।